मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। पहला सवाल यही होता है कि मोंटेग कौन था और चेम्स कौन था? सदाम भाई सर ये लॉर्ड था उस वक़्त का। ईयर बताओ। ईयर 1999। हाँ 1990। नहीं, कहाँ से कहाँ तक था? हाँ 21 तक लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और मोंटेग कौन था? जैसे वो मिंटो मोरले रिफॉर्म थे ना, वैसे ही मिंटो उस वक़्त का लॉर्ड था और मोरले उस वक़्त का सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स था। सेम वैसे ही मोंटेग कौन था? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था फॉर इंडियन अफेयर्स उस वक़्त का। ठीक है, जैसे मिंटो और मोरले ने दोनों मिलके साथ रिफॉर्म्स लाए इंडिया के लिए, सेल्फ रूल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, इन्होंने भी ऐसे ही कुछ चीज़ें की। 1909 का एक्ट, कुछ कमियां रह गई थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, वो कमियां पूरी करने के लिए नया एक्ट लाने के लिए उन्होंने जो नया एक्ट लाया वो 1919 में लाया। इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। दूसरा नाम इसको क्या दिया जाता है? हाँ, इसको दूसरा नाम ये दिया जाता है। अब होता क्या है, होता ये, अच्छा इसका जो पूरा नाम है वो एडविन मोंटेगू नाम है इसका पूरा नाम। ठीक है, पूरा नाम इसका ये है। और चेम्सफोर्ड भी उसका नाम नहीं था, उसका ओरिजिनल नेम दूसरा है, ये उसका सर नेम है चेम्सफोर्ड। ठीक है, इसका नाम क्या था? इसका ओरिजिनल नेम कुछ और, नेपियर वगैरह ऐसे कुछ नेम है उसका, लेकिन ज़्यादा इसी नाम से इसको जानते हैं। और जो इसका दूसरा नाम है वो ये है मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम भी इसको जाना जाता है। मॉन्ट उसका हाफ लेकर, फिर इसका फोर्ड इसका ये लास्ट वाला लेकर। ठीक है, चेम्सफोर्ड क्या था? उसका सरनेम था। अच्छा, अब क्या होता है? अब ये होता है कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी इंडियन काउंसिल एक्ट आया है आपके पास, वो क्या कर रहा है? जो वो उन कमियों को अभी तक पूरा नहीं कर रहा। अब क्या हो रहा है कि अब ये चीज़ हो रही है कि लखनऊ पैक्ट हो चुका है। 19 मोहम्मद अली, लखनऊ पैक्ट का हुआ? हाँ, ठीक है, लखनऊ पैक्ट हो चुका है। लखनऊ पैक्ट में उन्होंने एक कंडीशन रखी थी, एक फीचर था। वो फीचर ये था कि जो उस वक़्त का सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन अफेयर्स होगा, उसकी जो सैलरी है कौन पे करेगा? हाँ, ब्रिटिश स्टेट करेगा। उन्होंने ये रिकमेंडेशन की थी, लेकिन ब्रिटिश इंडियन स्टेट कहती है कि हम क्यों करें। इंडियन वाले कहते हैं कि हम इसकी सैलरी क्यों पे करें, आपने ही इसको अपॉइंट किया है, आप ही इसकी सैलरी जो है देंगे। तो वो कहते हैं कि ये क्या है कि इस तरीके से वो हमारा कैबिनेट का मेंबर तो है, लेकिन उसकी जो सैलरी है वो इंडियन के फंड से आती है। उसके दो फंक्शंस हैं। एक फंक्शन तो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, इंडिया में जितने भी सब कॉन्टिनेंट में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है ये संभाल रहा है बंदा। ठीक है, दूसरा उसका फंक्शन क्या होता है कि दूसरा उसका फंक्शन ये होता है एजेंसी के जितने भी काम हैं वो कौन बंदा कर रहा है? वो भी उस वक़्त का सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट काम कर रहा है। एजेंसी का मतलब ये होता है कि एम्बेसी का जो काम होता है, एम्बेसी होती है ना आपके किसी भी मुल्क में, किसी भी स्टेट में एम्बेसी होती है। एम्बेसी का जो भी काम होता है वो कौन कर रहा होता है? उस वक़्त का सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कर रहा होता है। तो वो उसको कहता है कि आप ऐसे करें। इसके दो फंक्शन है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उनको सैलरी आपके फंड से देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं ऐसे कैसे होगा। वो फिर क्या करते हैं, इन दोनों कंडीशंस को अलहदा कर देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव को अलहदा कर देते हैं और एजेंसी के सारे के काम को अलहदा कर देते हैं। और इन दोनों का क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड करने के बाद फिर उनको कहते हैं कि अब एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो भी सब कॉन्टिनेंट में हो रहे हैं वो उस वक़्त का कौन करेगा? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट करेगा। इसकी जो सैलरी है वो ब्रिटिश देगी, लेकिन ये जो एजेंसी का काम है वो कौन करेगा? वो इसके लिए दूसरा बंदा हम अपॉइंट करेंगे। उसके लिए हम दूसरा बंदा क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे। और ये दूसरा बंदा अपॉइंट करेंगे ये हम ब्रिटिश में अपॉइंट करेंगे। और वो क्या काम करेगा? वो कमिश्नर ऑफ इंडिया होगा इंग्लैंड में। ठीक है, एज अ रिप्रेजेंटेटिव होगा सब कॉन्टिनेंट का। जब ये चीज़ें होती हैं तब क्या होता है कि मोंटेगो, ठीक है, ये बंदा
1917 में। 1916 तो वो ईयर होता है कि जब AIML और इंडियन नेशनल कांग्रेस साथ मिलके कॉमन गोल्स बनाती हैं और उन कॉमन गोल्स पे वो राजी हो जाते हैं और यही पेश करते हैं किसको जाकर, लखनऊ पैक्ट के जितनी भी डिमांड्स हैं किसको पेश की जाती हैं, चैम्सफोर्ड को, इसको पेश की जाती हैं। ठीक है, उस वक्त ये आ चुका होता है, इसको पेश की जाती है। अच्छा, एक साल गुजरने के बाद ये बंदा क्या करता है कि ये बंदा क्या कहता है कि अब जो है सारी की सारी उनमें क्या है, इलेक्टोरेट, कम्युनल इलेक्टोरेट चल रहा है। अब इस चीज़ को तोड़ने के लिए वो क्या करते हैं, वो सेपरेशन ऑफ इलेक्शन लेकर आते हैं कि मुसलमान अलहदा लड़ेंगे और हिंदू अलहदा लड़ेंगे। अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, सारी की सारी पॉलिटिकल अनरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए ये बंदा 1917 में क्या करता है, अगस्त डिक्लेरेशन देता है। क्या नाम है उसका, इंपॉर्टेंट है ये, अगस्त डिक्लेरेशन। 1917 में ये बंदा देता है अगस्त डिक्लेरेशन। और इसमें क्या कहता है, ये कॉमन जो भी उस वक़्त का ब्रिटिश का पार्लियामेंट होता है उसके सामने ये पेश करता है और कहता है कि अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आएंगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए और इजी पैदा करेंगे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। ठीक है, ये 1917 में ये रिफॉर्म लेके आता है, 20 अगस्त आप लिख लें, ये लेकर आता है रिफॉर्म। ठीक इसके एक साल बाद 2018 में ये रिफॉर्म एक्सेप्ट कर देती है हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश में। ठीक है, ये जब एक्सेप्ट कर लेती है तो क्या कहती है कि इसको भेज देती है इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में। इसको कहाँ भेज देती है, इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में भेज देती है। और इसलिए भेज देती है कि ये किससे जाकर मिले, इससे मिले जाकर 1918। ठीक है, हाँ ये कर ले। ठीक है, 1918 में किससे जाकर मिले, ये इससे जाकर मिले और उसको बताया क्या है, क्या करना है कि हम क्या कर रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट में नए रिफॉर्म लेंगे। यार वो मैं 30-40 साल की बात करता हूँ तो इस वजह से माइंड में आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, किससे जाकर मिले, इससे जाकर मिले और पूरे सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन देखे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कितनी पॉलिटिकल चीज़ें आगे चल रही हैं या नहीं चल रही। और यही वो रिफॉर्म्स हैं जो स्टार्ट कर देते हैं ब्रिटिश की जो जितनी भी गवर्नमेंट है उसको आहिस्ता आहिस्ता क्या कर देते हैं, डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिसेंट्रलाइज। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश की गवर्नमेंट को क्या कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देते हैं। और ये वही साल होता है, ये वही साल है जिसमें क्या कर देते हैं, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे देते हैं। प्रोविंसेस को क्या कर देते हैं, ऑटोनॉमी दे देते हैं और कहते हैं कि अब आप क्या करेंगे, अपनी ही गवर्नमेंट बनाएंगे, लेकिन सेंटर में नहीं, प्रोविंस में आप अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। और पहली गवर्नमेंट उन्होंने पंजाब में बनाई 1919 में। ठीक है, उन्होंने पहली गवर्नमेंट कहाँ पर बनाई, उन्होंने पंजाब में गवर्नमेंट बनाई। और वो इसलिए बनाई कि उनको क्या कहा गया कि अब आपके पास ऑटोनॉमी है, आप अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं, अपने मिनिस्टर्स लेके आ सकते हैं, अपने इलेक्टेड जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सबको लेके आ सकते हैं और इसी तरीके से आप आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ चल सकते हैं। लेकिन करते क्या हैं, वो ये करते हैं कि आप अपने प्रोविंस में तो मिनिस्टर्स लाएंगे, गवर्नर लाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, फिर भी जो बड़ी अथॉरिटी होगी वो ब्रिटिश ही होगी। कि सब कॉन्टिनेंट क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का। क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का। लेकिन आप फिर भी अपनी प्रोविंसेस में, एक दो प्रोविंसेस में आप अपनी गवर्नमेंट कर सकते हैं। जब उन्होंने गवर्नमेंट की तो क्या हो गया, हालात हो गए ख़राब। जब हालात ख़राब हो गए तो उनके हाथ से बात निकल गई। लेकिन इसी रिफॉर्म में उन्होंने एक और बात भी की। वो जो बात थी, उन्होंने कहा था कि हम आपको 10 साल के लिए ये अथॉरिटी देते हैं। कितने साल के लिए, 10 साल के लिए अथॉरिटी देते हैं। और 10 साल के बाद हम क्या करेंगे, एक कमीशन बनाएंगे, एक रिपोर्ट बनाएंगे, वो आपकी जितनी भी गवर्नमेंट आपने की है 10 साल उसका जायज़ा लेगी, एनालाइज उसको करेगी और देखेगी कि क्या आप वाकई में सही गवर्नमेंट कर रहे हैं या नहीं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आप कर रहे हैं या नहीं। तो वो 10 साल के बाद अब पढ़ेंगे कि वो क्या चीज़ थी जो 10 साल के बाद आती है। तो हालात ख़राब हो जाते हैं।
फिर इस तरीके से क्या होता है कि ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी किस में थी, 1919 के एक्ट में थी। अब फीचर्स क्या हैं इस 1919 एक्ट के, वो फीचर्स ये हैं कि पहला क्या है, उन्होंने डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया? डायर मीन्स, ठीक है, डायरकी का सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने कहा कि आप प्रोविंस में गवर्नमेंट बनाएंगे लेकिन 2 अथॉरिटीज़ होंगी। क्या होंगी? आपका मिनिस्टर होगा, आपका गवर्नर होगा, आपका जो भी प्रेसिडेंट होगा, लेकिन उसके ऊपर हमारा एक गवर्नर भी होगा। ठीक है, 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आएंगी, दो एडमिनिस्ट्रेशन होंगे। एक तो आपका होगा ही होगा, आपके मिनिस्टर्स होंगे, आपका जो भी है वो सीएम वगैरह जो भी होगा वो भी होगा, लेकिन उसके ऊपर हमारा क्या होगा, गवर्नर भी होगा। उन्होंने पहला इसका फीचर यही है। ठीक है, और दूसरा उन्होंने क्या कहा कि अब क्या बनाएंगे हम, बाई कैमरलिज्म। जो आपकी सरकार है, आपकी सरकार को हम क्या बनाएंगे, फेडरल स्ट्रक्चर बनाएंगे। हम आपका क्या करेंगे, फेडरल स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब पूरी की पूरी एक अथॉरिटी होगी, पूरी स्टेट होगी, पूरा सारा फंक्शन होगा। जब फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट बनेगी तो मिनिस्टर्स भी होंगे, और मिनिस्टर्स के क्या बनेंगे, पोर्टफोलियोज भी बनेंगे, और उनको मिनिस्ट्रीज भी दी जाएगी कि आप ये मिनिस्टर हैं, आप ये मिनिस्टर दें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज अपने पास रख दी अंग्रेज़ों ने। फाइनेंस की मिनिस्ट्री है या लॉ एंड ऑर्डर की, होम मिनिस्टर की मिनिस्ट्री है, वो सारी की सारी किसने रख दी, अपने पास अंग्रेज़ों ने रख दी। और जितनी भी उसके अलावा इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री है, जितनी भी और छोटी छोटी जितनी मिनिस्ट्री है, वो सारी की सारी किसको दे दी, इंडियंस को दे दी। और उनको कहा कि आप ये चलाएं, और लेकिन हम क्या करेंगे, जितनी भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो कौन रखेगा, हम खुद रन करेंगे उनको, और इसी तरीके से हम ऐसा चलते रहेंगे। अच्छा, हाँ, रिजर्व और ट्रांसफर की, हाँ, ये चीज़ें होंगी। ठीक है, रिजर्व और ट्रांसफर। रिजर्व के क्या आपके पास क्या होगी कि ब्रिटिशर्स के पास क्या होंगी, रिजर्व्ड होंगी। रिजर्व का मतलब ये है कि फॉर एवर उनके पास होंगी। जो भी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कौन कौन से, फाइनेंस है, होम है, ये लॉ एंड ऑर्डर है, एक, हाँ, ये जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो सारी की सारी कौन रखेगा, ब्रिटिश रखेगा। बाकी जो है आपकी ट्रांसफर्ड है, ट्रांसफर्ड में वो आप पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो क्या होंगी, वो सारी की सारी किनको मिलेंगी, इंडियंस को मिलेगी। जैसे ये आपके छोटे मिनिस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल है, पब्लिक है, रिलीजियस है, ये सारी की सारी उनको मिलेगी। तीसरा इसका बड़ा फीचर क्या था, तीसरा इसका बड़ा फीचर ये था कि उन्होंने क्या कर दिया, इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा कर दी। इंडियंस की इन्वॉल्वमेंट क्या कर दी, यादें हमने पढ़ा था कि उन्होंने क्या कहा था कि आप क्या करें, अभी 60 से 150 मेंबर कर दें काउंसिल्स के, पढ़ा था हमने। अब वो क्या करें, उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने 150 से भी बढ़ाकर 205 कर दिए। क्या कर दिया उन्होंने, 205 कर दिया। और क्या किया उन्होंने, उस इंडियन काउंसिल को उन्होंने क्या कर दिया, 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ठीक है, उन्होंने एक बना दिया स्टेट ऑफ काउंसिल्स, और उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली बना दिया, जिसको आप अपर हाउस और लोअर हाउस भी कहते हो। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इन 205 मेंबर को इनमें और इनमें तकसीम कर दिया, और इन्होंने सारी की सारी इंडियन की रिप्रेजेंटेशन को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ये उसका थर्ड फीचर था। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया, कि इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस कराया अपने सब कॉन्टिनेंट में, कि उन्होंने क्या किया कि अब इलेक्शंस भी होंगे। अब क्या होंगे, इलेक्शंस भी होंगे, और जब इलेक्शंस होंगे तो हम कहाँ, किस चीज़ की तरफ जाएंगे, डेमोक्रेसी की तरफ जाएंगे। ठीक है, जब इलेक्शन होंगे तो डेमोक्रेसी की तरफ जाएंगे। अच्छा, पांचवा फीचर क्या था कि उस वक़्त क्या होता था कि वुमेन वर नॉट अलाउड टू वोट, औरतों को क्या किया जाता कि वो वोट नहीं दे सकते। इसी ये काउंसिल एक्ट के ज़रिए क्या किया गया कि क्या करेंगे, अब औरतें भी वोट दे सकेंगी अपनी गवर्नमेंट में। अच्छा, और उन्होंने क्या इस फीचर लाया, उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन भी बना दी। इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन भी एक्ट लाया, लेकिन ये 1926 में बनी। ठीक है, जिसको आप
इंडियन में कहते हो ना यूपीएससी, ठीक है। तो ये उन्होंने कमीशन, ये उसका पुराना नाम है। पब्लिक सर्विस कमीशन भी उन्होंने इस एक्ट के ज़रिए उन्होंने ये चीज़ें बना दी, फिर जाके जब डिवीज़न हुई तो फिर हमारी जो है ना फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बन गई। अच्छा, लास्ट एंड इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कहा कि कही कि ये बात की कि अब ये जो हम आपको दे रहे हैं ना ये चीज़ें, ये हम आपसे 10 साल के बाद आकर चेक करेंगे। 10 साल के बाद देखेंगे कि आप गवर्नमेंट को कैसे चला रहे हैं। 10 साल के बाद आप क्या करेंगे, देखेंगे कि हम गवर्नमेंट को कैसे चला रहे हैं। और ठीक 10 साल बाद ये आते हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कमीशन के साथ। कौन सी कमीशन दी? हाँ, नाम लिया अभी किसी ने, साइमन कमीशन, ठीक है। क्या करेंगे, 10 साल के बाद हम आएंगे और देखेंगे कि आप गवर्नमेंट कैसे कर रहे हैं। साइमन कमीशन, अच्छा साइमन कौन था? मोहम्मद अली, बंदा तो था यार। इसका पूरा नाम है सर जॉन साइमन, ठीक है। अच्छा, कौन बताएगा 1926 से लेकर 1931 लॉर्ड कौन था उस वक़्त का? क्यों नहीं याद होते? लॉर्ड इरविन, ठीक है। लॉर्ड इरविन क्या करते हैं, नवंबर 1927 को इस बंदे को अपॉइंट करते हैं। किसको? सर जॉन साइमन को अपॉइंट करते हैं और इसके साथ 6 और बंदों को भी अपॉइंट करते हैं। उनमें से एक और बंदा है जो 7वां बंदा होता है, उसका नाम है क्लेमेंट एटली, ठीक है। टोटल 7 बंदों का ये मेंबर का ये क्या होता है, कमीशन होता है। और उसमें 7वां बंदा कौन होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट बंदा है और ये बाद में जाकर ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर भी बनता है। आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि उस वक़्त का जब बरसगीर की तकसीम हुई 1947 में, उस वक़्त का ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था? ठीक है, क्लेमेंट एटली उसका नाम है। उस वक़्त का ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बंदा क्या करता है कि नवंबर 1927 को एक कमीशन ने बनाता है। वो कमीशन क्या करता है, वो कमीशन आकर देखता है कि ये कमीशन आकर देखता है कि गवर्नमेंट इंडिया में अब कैसे हो रही है, कैसे चल रही है, कैसे सिस्टम, सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम जितने भी हैं, सारे के सारे फंक्शंस कैसे कर रहे हैं। लेकिन इशू क्या होता है, इशू ये होता है कि वो जैसे ही ये कमीशन आती है तो इसको इंडिया के लोग सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लोगन बन जाता है गो साइमन गो, या गो बैक साइमन। ठीक है, उसको कहा जाता है कि आप क्या करें, वापस चले जाएं। और इसलिए वापस चले जाएं कि आपका अभी यहाँ पे कोई भी मकसद नहीं है, हम खुद यहाँ पे रूल कर रहे हैं, खुद यहाँ पे गवर्नमेंट कर रहे हैं और इसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता। AIML भी नहीं सपोर्ट करती, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी सपोर्ट नहीं करती, मोहम्मद अली जिन्ना भी इसको सपोर्ट नहीं करते, गांधी भी इसको सपोर्ट नहीं करते, कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन एक शख्स, बुक में आप देखेंगे कि शफी ग्रुप, ठीक है, और ये वो साल हैं जिसमें AIML डिवाइड हो जाती है दो लोगों के दरमियान में। ठीक है, कायदे-ए-आज़म तो इसको सपोर्ट ही नहीं करते। और कौन इसको सपोर्ट करता है? शफी ग्रुप का एक मुस्लिम लीग का ये मेंबर होते हैं, ये लोग इसको सपोर्ट करते हैं। ये कायदे-ए-आज़म इसको सपोर्ट नहीं करते। और ये इसलिए सपोर्ट नहीं करते क्योंकि कायदे-ए-आज़म 1926 में वो कह चुके होते हैं कि एक कमीशन होनी चाहिए जो यहाँ पर आकर देखे कि इंडिया में गवर्नमेंट कैसी चल रही है।
लेकिन इशू क्या होता है, इशू ये होता है कि जब हिंदू मुसलमान यूनिटी टूट जाती है तब क्या होता है कि जब ये टूट जाती है तो फिर ये क्या करते हैं, उस वक्त ये एक्सेप्ट कर रहे होते हैं लेकिन बाद में ये एक्सेप्ट नहीं करते। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको बताया कि 1919 में ये काउंसिल जब एक्ट आया तो उन्होंने कहा कि 10 साल के बाद आएंगे ना, तो 1919 में 10 साल ऐड करें तो कौन सा ईयर बनता है, तो ये 1927 में क्यों है फिर? ठीक है, जब 10 साल बनते हैं तो 1929 में आना चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, ये 1920 से 2 साल पहले आ गए हैं। कायदे-ए-आज़म ने उनको कहा कि भाई आप क्या करें, आपका तो 10 साल अभी तक हुए नहीं, आप ऐसे कैसे आ गए? ठीक है, कंप्लीटली उन्होंने क्या किया, अपोज किया, और वो जो फीचर्स अपने साथ लेकर आए थे वो सारी की सारी फीचर्स को अपोज किया, और उन्होंने कहा कि आप क्या करें, आप ऐसे करें कि जो हम आपको बता रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स को कौन बता रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और AIML उनको बता रही है, उन चीज़ों को आप साथ लेकर चलें, तभी क्या होगा कि तभी पॉलिटिकल अनरेस्ट ख़त्म होगा सब कॉन्टिनेंट में। अच्छा, फिर क्या होता है कि ये साइमन कमीशन 2 मरतबा आता है बरसगीर में, एक 1927 में आता है और फिर 1928 में आता है। ठीक है, जब ये आता है तो तब क्या किया जाता है, पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट में जितने भी AIML के मेंबर हैं या इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर हैं उनको काली पट्टियां दी जाती हैं, काले झंडे दिए जाते हैं, और उन पे लिखा होता है कि गो साइमन गो या गो बैक साइमन उसको कहा जाता है। और वो वहाँ जहाँ जहाँ से वो गुजरता है, वो साइमन के 7 बंदे जो मैंने आपको बताया, उसमें लास्ट, क्लेमेंट, एटली, वो जहाँ जहाँ से गुजरते हैं उनको यही कहा जाता है कि आप क्या करें, वापस चले जाएं, अभी आपका यहाँ पे कोई भी काम वगैरह नहीं है। जब ये आते हैं वापस तो क्या होता है कि ये जिस मैदान में जाते हैं, ये जिस जहाँ पे इनका ये सेशन होने वाला था, सारी की सारी रिपोर्ट बनाते हैं और सारी के सारे बरसगीर का चक्कर लगाते हैं, ये दोनों बंदे और इसके साथ ये वायसराय मिलकर, और ये 7 बंदे। ठीक है, इन 2 ईयर्स में 6-6 महीने यहाँ पर रह के जाते हैं और 6 मंथ यहाँ पे रह के जाते हैं। ये कम्प्लीटली रिपोर्ट बनाते हैं और रिपोर्ट बनाकर पेश करते हैं अपने हाउस ऑफ कॉमन्स को, ब्रिटिशर्स को ये पब्लिश करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये क्या करते हैं, एक ग्राउंड होता है जहाँ पे वहाँ वो सारा सेशन होने वाला होता है। एक वाकया उस बुक में लिखा हुआ है, वो जो बुक मैंने आपको बताई है, उस बुक में लिखा हुआ है कि कुछ पतंगबाज होते हैं, कुछ पतंगबाज वो क्या करते हैं, कुछ कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, और वो कैलकुलेशंस क्या कर रहे होते हैं अपने, अगर हम पतंग उड़ाएंगे तो अगर हम उस पतंग को काट दें तो ये कितनी दूर तक जाकर गिरेगी, कितनी दूर तक। और वो क्या करते हैं, उसी दिन जब ये आते हैं बंदे तो वो पतंग उड़ाते हैं और पतंग को काट देते हैं, और वो पतंग उसी ग्राउंड में जाकर गिरती है और उस पतंग पे लिखा होता है गो साइमन गो। ठीक है, इनका जो ताल्लुक है इसी वो किसके बंदे होते हैं, वो सारे के सारे बंदे होते हैं AIML के और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बंदे होते हैं। अच्छा, इस साइमन कमीशन में और क्या हुआ था कि ये जो रिपोर्ट है ये कम्प्लीटली उन्होंने प्रिपेयर की, वो सारी की सारी रिपोर्ट बनाकर मई 1930 को पब्लिश की गई। ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है, साइमन कमीशन कब पब्लिश की गई। अभी हमारे इंटरव्यू 1920 के CSS के हमारे दोस्त से पूछा कि व्हाट इज साइमन कमीशन, टोकन क्वेश्चन है, साइमन कमीशन बताओ कि क्या है। ठीक है, अच्छा, क्या रिकमेंडेशन दी, रिपोर्ट पब्लिश की गई, क्या रिकमेंडेशंस की गई। पहली रिकमेंडेशन की गई कि डायरकी का सिस्टम ख़त्म कर दिया जाए। क्या किया जाए, 1919 में हमने पढ़ा कि उन्होंने क्या किया, डायरकी का सिस्टम लाया। ठीक है, 2 एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे आपके प्रोविंस में, उन्होंने क्या किया, पहली रिकमेंडेशन की कि डायरकी का सिस्टम ख़त्म करो। उन्होंने दूसरी रिकमेंडेशन क्या की कि सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जितने भी पावर दें उनको भी आप क्या करो, डिक्रीज़ करो। क्या करो, आप डिक्रीज़ करो। थर्ड क्या किया उन्होंने, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लाना चाहे कि इंडिया में बरसगीर में कौन सा होना चाहिए, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए कि जितने भी वोटर्स हैं इस वोटर्स को एक्सटेंड कर दें, आप वोटर्स को आप क्या कर दें,
एक्सटेंड कर दें, उनको रजिस्टर्ड कराएं और उन्होंने इसी तरीके से इलेक्टोरल सिस्टम में उन्होंने क्या करना है, हिस्सा लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, और इन्होंने ही कहा था कि सिंध को बम्बई से अलग कर दिया जाए। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो सारी चीज़ें चली। ठीक है, मिनोरिटीज़ की भी रिप्रेजेंटेशन की जाए। मिनोरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि हिंदू और मुसलमान तो आ रहे थे गवर्नमेंट में, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि सिख को भी लाओ, ईसाई को भी लाओ अभी। ठीक है, सिख भी आएंगे और क्रिश्चियंस भी आएंगे, ये भी गवर्नमेंट में आएंगे, गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे। और उन्होंने क्या किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होने चाहिए, कंटिन्यू रहने चाहिए। ये सारी की सारी रिकमेंडेशन थी साइमन रिपोर्ट में। फिर आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि इन्होंने ये इम्प्लीमेंट की नहीं की, और इसी तरीके से ये चलता रहेगा आपका सिस्टम। इसीलिए मैंने दोनों टॉपिक आपको साथ पढ़ाए कि 1919 और साइमन कमीशन, दोनों का आपस में कम्बिनेशन है, क्योंकि 1919 जैसे या फिर वो 10 साल की बात वो जो मैंने आपको बताई, फिर उसी वक्त ये साइमन कमीशन भी आ गया और वो सारी की सारी चीज़ें इस तरीके से चलती रही। कुछ समझ नहीं आया तो जल्दी से पूछो। ठीक है, ये 7वां बंदा क्लेमेंट एटली, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अयास ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर बनता है, 47 में ही था, 47 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपसे यही पूछा जाता है कि जी जी हाँ, इंडिपेंडेंस के वक़्त, इंडिपेंडेंस बरसगीर जो इंडिया और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस, उस वक़्त ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, ये सवाल आपसे पूछा जाता है, क्लेमेंट एटली। और ये बंदे कहाँ पे होते हैं, साइमन कमीशन के मेंबर होते हैं। इस तरीके से आगे चीज़ें बढ़ती हैं। और कल ही हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आगे 8 लेक्चर हमारे चलेंगे, और 8 लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको पाकिस्तान अफेयर को ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। चलिए, जो 8 साल के बाद आ गया, जी जी, फिर वापस नहीं गया? नहीं, वो 6 महीने रहा ना, 6 महीने उसने सारी की सारी बरसगीर में चक्कर लगाया, वो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें उन्होंने देखी, और उन चीज़ों को देखकर फिर क्या किया, ये 6 महीने के अंदर वापस चला गया। हाँ हाँ, तो फिर भी 6 महीने रहा ना। गवर्नमेंट तो फिर भी ब्रिटिशर्स की थी ना, प्रोविंस में उनकी गवर्नमेंट थी, 1-2 प्रोविंस में उनकी गवर्नमेंट थी, लेकिन टोटल गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो फिर भी ब्रिटिशर्स की थी ना। हु द हेल आर दे, वो कौन होते हैं निकालने वाले। हाँ ठीक है, ये दोनों टॉप, हाँ वो आगे पढ़ेंगे कि फिर क्या हुआ। वो जो कल मैं आपको लेक्चर दूंगा ना, वो नेहरू रिपोर्ट और 14 पॉइंट्स पे होगा। ठीक है, वो इसी तरीके से आगे आगे चीज़ें चलती रहेंगी। क्या पूछ रहे हो शादेव, क्या है? फरीजाद समझ आया थोड़ा बहुत? कल वाला टॉपिक पढ़ा था इरविन, 1936 से 31 तक। सरफराज समझ आया? अच्छा, असाइनमेंट लिख लो, अभी असाइनमेंट लिख लो, और इस असाइनमेंट के बाद क्या करना है, मैंने आप लोगों से प्रेजेंटेशन लेने हैं। ठीक है, ये तीनों टॉपिक लिख लो, और मैं रैंडमली किसी भी बंदे को बुला सकता हूँ 5 मिनट्स की, 5 मिनट की प्रेजेंटेशन लेने के लिए। किसी भी बंदे को रैंडमली, मोहम्मद अली तुम्हें भी, जालियनवाला बाग मैसेकर, ठीक है, जालियनवाला बाग मैसेकर। मैसेकर का क्या मतलब है? कत्लेआम। ठीक है, दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल, दूसरा टॉपिक, दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल।